तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, खून सनी दौलत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रताप सिंह ने पहाड़ी का एक खतरनाक मोड़ काटा, आई ओ माय गॉड, उफ। सुधीर, अगर मुझे पता होता कि रास्ता इतना खतरनाक होता तो मैं बॉबी को कभी साथ ना लाती। मुझे भी नहीं पता था। दौलत हासिल करने के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं, क्यों मिस्टर राजन, आपका क्या ख्याल है। दौलत हासिल करना तुम्हारा मकसद होगा, मैं तो सिर्फ चाचा जी के दर्शन करना चाहता हूँ। सिर्फ दर्शन, हा हा हा। क्यों मित्र प्रभा, आप भी सिर्फ चाचा जी के दर्शन के लिए जा रही हैं। माइंड योर ऑन बिजनेस मिस्टर रणजीत। तभी आप लोग चुप होकर नहीं बैठ सकते, मेरा ध्यान बढ़ता है। वह पांचों आपस में दूर के रिश्तेदार थे और पहले कभी आपका आपस में नहीं मिले थे। आज उनका एक साथ यात्रा करने का कारण एक रहस्यमय पत्र था जो उन सबको अलग अलग मिला था। मेरा नाम दिलदार चौधरी है, रिश्ते में मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। मैं कभी तुमसे नहीं मिला, लेकिन अब जीवन के अंतिम दिनों में मैंने यह फैसला किया है कि अपनी जायदाद और सारी दौलत अपने रिश्तेदारों में बांट दूँ। इसलिए यह पत्र मिलने के एक सप्ताह के भीतर रामगढ़ पहुँच टूरिस्ट लॉज में ठहर जाओ। वहाँ से तुम्हें मेरे सेक्रेटरी प्रताप सिंह मेरी हवेली तक ले आएगा। तुम्हारा चाचा दिलदार चौधरी। पत्र मिलते ही सब टूरिस्ट लॉज में पहुंच गए थे और अब वैन में सवार इन खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे। यह बात सभी जानते थे कि दिलदार चौधरी नामक एक व्यक्ति उनका संबंधी अवश्य है और इसी देश में किसी भाग में रहता है। आधे घंटे बाद, माय गॉड, इस पहाड़ी क्षेत्र में यह हवेली देखकर हैरत होती है। यहाँ की सजावट देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दिलदार चाचा के पास बहुत दौलत है। आइए मैं आप लोगों को कमरे दिखा देता हूँ। चौधरी साहब आप लोगों से डिनर पर भेंट करेंगे अपने अपने कमरे में पहुंचकर। कितनी हैरत की बात है सुधीर, जिस चाचा से तुम आज तक नहीं मिले वह अचानक तुम्हें इतनी दौलत अपनी दौलत में हिस्सेदार बनाना चाहता है। कुछ देर बाद, ठक ठक, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओह, आप आइए आइए। आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, क्या नाम है इसका। बॉबी। अच्छा नाम है। बाय द वे, आप लोगों को यहाँ आकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं। यही कि अगर बुढ़े को अपनी दौलत ही बांटनी थी तो यहीं से बैठे बैठे भी बांट सकता था। हम लोगों को इस तरह यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। मिस्टर रणजीत, आपको चाचा जी का नाम इज्जत से लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं। सुधीर, मुझे यहाँ का माहौल कुछ रहस्यमय लगा था, इसलिए तुम लोगों को सावधान करने चला आया था। अब मैं चलता हूँ। मुझे यह आदमी काफ़ी खतरनाक लगता है, इससे सावधान रहना होगा। रात को डिनर के लिए सब लोग हॉल में एकत्र हुए। मिस्टर प्रताप सिंह, क्या चाचा जी डिनर नहीं लेंगे। मैं खाना लगाने के बाद उन्हें बुलाने जाऊँगा। खाना लगाने के बाद प्रताप सिंह चौधरी साहब को बुलाने के लिए चला गया था, लेकिन 5 मिनट बाद अकेला वापस आ गया। चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। डिनर के बाद वह आपसे अपने लाइब्रेरी में मुलाकात करेंगे। यह बूढ़ा तो स्थिति को रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ का वातावरण काफ़ी रहस्यमय लग रहा है। फिर सब डिनर का आनंद लेने लगे। बहुत स्वादिष्ट खाना है। हाँ जी हाँ। क्या यह खाना तुमने बनाया है प्रताप सिंह। यह बंदा भी बुढ़े से कम रहस्यमय नहीं है। ड्राइवर भी है, सेक्रेटरी भी है और रसोईया भी। साथ ही सूरज से पूरा भूत लगता है। प्लीज़ चुप होकर खाना खाइए। डिनर के बाद आप लोग बैठिए, मैं चौधरी साहब को बुला कर लाता हूँ जल्दी ही। यह तो अपंग है। ओह दिलदार चाचा, तुम सबको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तकलीफ तो नहीं है, लेकिन जिज्ञासा अवश्य है। कैसी जिज्ञासा। मैंने तो पत्र में स्पष्ट लिखवा दिया था कि मैं तुम लोगों में अपनी दौलत बांटना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। अब यह भी बता दीजिए कि यह दौलत का बंटवारा कब करेंगे। सारी दौलत हवेली में ही मौजूद है। तुम्हें यहाँ 15 दिन रहना होगा। तुम में से जो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक पसंद आएगा उसे मैं सबसे बड़ा हिस्सा दूंगा। उसके बाद अपना अपना हिस्सा लेकर तुम लोग जा सकते हो। उसी रात रणजीत अपने कमरे में सोच में डूबा था। बुढ़ा कह रहा था कि दौलत इसी हवेली में है, क्यों ना मैं उस दौलत को खुद ही तलाश कर लूं और सबके हिस्से पर हाथ साफ करके यहाँ से चलता बनूं। और अगले पल, इस तरह की हवेलियों में तहखाने बनाए जाते हैं और कीमती चीज़ें वहीं छुपा कर रखी जाती है। जल्दी ही एक कमरे में पहुंचकर वह तहखाने का रास्ता तलाशने की कोशिश करने लगा। उफ, कितनी धूल है। कम से कम इस कमरे में तो तहखाने का रास्ता नहीं है। यह अलमारी खिसका कर देखता हूँ। इसी तरह 4-5 कमरे देखने के बाद वह एक स्टोर नुमा कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने अलमारी खिसकाई, ओह दरवाज़ा। उसने कबाड़ में से एक लोहे की छड़ उठाई और ओह, लगता है यह दरवाज़ा वर्षों से नहीं खोला गया। सब सब साले आराम से सोते रह जाएंगे और मैं सारी दौलत लेकर निकल जाऊंगा। सीढ़ियाँ समाप्त होते ही यहाँ भी ताला है। धड़ाक।
दरवाजा खुलते ही भीतर भीतर रुकी हवा एक झोंके के रूप में तेजी से बाहर निकली। साएं ओह! रणजीत को ऐसा लगा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया हो। ओह! इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है जिसकी वजह से दरवाजा अपने आप ही बार बार खुल और बंद हो रहा है। धड़ धड़ धड़। अचानक उसके भीतर भय का जबरदस्त लहर उठी और वह वापस भाग खड़ा हुआ। यह तो कोई गड़बड़ है। खजाना भाड़ में जाए। उस हवा के साथ एक अजीब सी दुर्गंध भी थी। और जैसे ही वह सुधीर के कमरे के निकट पहुंचा, कमरे से बाहर आती लता से जा टकराया। आई धाड़! आह! बच्चा हवा में उछलकर जमीन की ओर गिरा। मेरा बच्चा! यह मेरे बच्चे को क्या हो गया? इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। सांस नहीं चल रही? ठीक से देखिए लता जी। अगले पल, सुधीर जल्दी आओ। क्या हुआ लता? सर सुधीर, बॉबी को कुछ हो गया है। मुझे दो बॉबी को। इसने मुझे टक्कर मारकर बॉबी को गिराया था। यही मेरे बच्चे का कातिल है। यह आप क्या कह रही है? सुधीर ने बच्चे को हिलाया डुलाया। बॉबी बॉबी, मगर बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। शोर सुनकर प्रभा और राजन भी अपने कमरों से निकल कर आए थे। क्या हुआ लता बहन? रो क्यों रही हो? हमारे बेटे को कुछ हो गया है। इसने गिराया था बॉबी को तभी। अरे यह तो ठीक है बॉबी। मेरे लाल, क्या हो गया था तुझे? आप बेकार ही घबरा गए थे। गिरने के कारण कुछ देर के लिए यह सकते में आ गया था और आप समझे कि, लेकिन तुमने लता को टक्कर क्यों मारी? रंजीत ने यह बताना उचित नहीं समझा कि वह अंधाधुंध क्यों भाग रहा था, अतः उसने झूठ बोला। मुझे रात को जॉगिंग करने की आदत है, इसलिए कॉरिडोर में दौड़ लगा रहा था। अचानक लता जी बच्चे को उठाए कमरे से बाहर निकली और मैं इनसे टकरा गया। अब छोड़िए इन बातों को मिस्टर रंजीत का इसमें कोई विशेष दोष नहीं है। फिर भी मैं लता जी से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह बाहर तेज बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ था। प्रताप सिंह ने हर एक को सावधान किया, बर्फानी तूफान आ गया है। यहाँ हवाएं बहुत तेजी से चलती है। कमरे की खिड़कियां बंद रखना। भारी बर्फ गिरने के कारण चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं और उन्हें खुलने में लगभग 10-15 दिन लग जाते हैं। ओह माय गॉड! नाश्ते के टेबल पर लगता है अब हम लोग यहाँ 10-15 दिन के लिए कैद होकर रह जाएंगे। कैद नहीं, आप लोग यहाँ मेहमान हैं और वैसे भी आपको 15 दिन तो यहाँ रहना ही था। बस तूफान के कारण अब आप लोग हवेली से बाहर नहीं जा सकेंगे। तभी खट खट खट, यह कैसी आवाज़ है? कोई हवेली का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। कुछ क्षण बाद, नमस्कार, मेरा नाम विजय खन्ना है। मैं आर्टिस्ट हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बनाने इन पहाड़ियों में आया था कि तूफान में फंस गया। अगर तूफान रुकने तक यहाँ पनाह मिल जाती तो ज़रूर। तूफान रुकने तक तुम यहाँ हमारे मेहमान बनकर रहोगे। शुक्रिया। विजय विजय से सबसे अधिक प्रभा प्रभावित हुई थी। कुछ ही घंटों में वह दोस्त बन गए थे। प्रभा से सारी बात जानकर तुम्हारे चाचा जी ने बड़े रहस्यमय ढंग से अपने रिश्तेदारों को यहाँ एकत्र किया है। हाँ, बड़े ही रोमांचक लग रहा है यह सब। उसी रात डिनर के बाद मुझे चाय नहीं पीनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आज आपका बेटा कहाँ है लता बहन? वह सो रहा था इसलिए उसे नहीं लाई। सुधीर के कमरे के सामने से गुजरता रंजीत बुरी तरह चौंक उठा। 6 माह के बॉबी बॉबी को टांगों पर चलता देख। हा हा हा! हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ओह हा हा हा! रंजीत को ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्त ताकत उसे नीचे गिरा रही है। अगले ही पल, आह धाड़! ई उधर हॉल में ई! ओह, यह कौन चीखा? यह तो रंजीत की आवाज़ थी। आओ देखते हैं। उफ! ई! हे भगवान! रंजीत! ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने इसकी गर्दन चबाई हो। कुछ देर बाद वे पुनः हॉल में थे। रंजीत का खून किसने किया? अब जब रंजीत की चीख सुनी गई, हम सब इसी हॉल में मौजूद थे। चौधरी साहब, मेरा विचार है रंजीत का कत्ल आपकी जायदाद के लिए हुआ है। क्या मतलब? जितने वारिस कम होंगे जायदाद उतनी ही ज़्यादा हर एक के हिस्से में आएगी। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं अपने कमरे में जाकर सोचना चाहता हूँ। और उस लाश का क्या होगा? अगर तूफान रुक गया तो सुबह पुलिस को खबर कर दी जाएगी, वरना उसे बर्फ़ में दफन कर दिया जाएगा। और बेहतर यह है कि अब आप लोग आराम करें। दिलदार चौधरी और प्रताप सिंह के जाने के बाद हम में से कोई भी कातिल नहीं है। जब रंजीत मरा हम सब एक दूसरे के सामने मौजूद थे, लेकिन दिलदार चाचा हमारे बीच नहीं थे। अरे हाँ, लेकिन चाचा जी कातिल नहीं हो सकते। उन्होंने तो खुद ही अपनी दौलत देने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। कुछ दौलतमंद लोग सनकी होते हैं। हो सकता है चौधरी साहब भी मानसिक रोगी हो, लेकिन चाचा जी अपंग है। वह भला हत्या कैसे कर सकते हैं? हो सकता है वे नाटक कर रहे हो। हमें मिस्टर विजय की बात पर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। अगली सुबह बर्फबारी न रुकने के कारण रंजीत की लाश को एक गड्ढे में डाल दिया गया। उसी दिन लंच के बाद मैं जरा विजय के कमरे तक जा रहा हूँ, उससे कुछ मशवरा करना है। कुछ ही देर में बॉबी
दूध पीते पीते सो गया तो लता उसके कपड़े धोने के लिए बाथरूम की ओर चल दी। प्रभा उस वक्त अपने कमरे में लेटी उपन्यास पढ़ रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर चौंकी। ओह बॉबी, मगर यह यहाँ कैसे आ गया? अरे तू अकेला कैसे आ गया? लगता है तेरी मम्मी तेरा ख्याल नहीं रखती। खैर, हम दोनों थोड़ी देर खेलते हैं। अचानक बॉबी का चेहरा विकृत होने लगा। हा 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 ई। प्रभा ने घबराकर उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन आई सुधीर थोड़ी देर पहले विजय के कमरे पर जाकर बैठा ही था कि ओह, यह तो किसी महिला की चीख है, शायद लता की। वह दोनों फौरन बाहर की ओर दौड़े। क्या आपने भी चीख सुनी है? हाँ, चीख की आवाज़ प्रभा के कमरे से आई लगती है। थैंक गॉड, यह चीख लता की नहीं थी। प्रभा के कमरे का दृश्य देखकर सब जड़वत खड़े रह गए थे। उफ, ओ गॉड, हे भगवान! एक बार फिर सब बड़े हॉल में एकत्र हुए। विजय की बात ही ठीक लगती है। हम में से ही कोई दौलत के लालच में हत्या कर रहा है, लेकिन कौन? मैं और प्रताप सिंह हॉल में शतरंज खेल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे की बेगुनाहों के गवाह हैं। मैं विजय के साथ उसके कमरे में था और मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। मैंने तो प्रभा की चीख भी नहीं सुनी थी। अगर सब बेगुनाह है तो फिर यह कत्ल कौन कर रहा है? क्या हवेली में कोई भूत घुस आया है? मुझे तो तुम ही कातिल लगते हो चौधरी, क्योंकि इस बार भी हत्या के समय तुम किसी की नज़रों के सामने नहीं थे। दिलदार चौधरी के प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं था। सबको चुप देख तुम सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर हवेली में कोई और कत्ल हुआ तो मैं बाकी बचे हुए लोगों को इसी तूफान में हवेली से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन चाचा जी चुप रहो, मुझे अपने फैसले पर अब दुख हो रहा है। काश मैंने तुम लोगों को यहाँ न बुलाया होता। आपकी सेहत के लिए ज़्यादा जोश ठीक नहीं है। कृपया आप अपने कमरे में चलकर आराम करें। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात के समय बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही है। दिलदार चौधरी को चेक करना चाहिए, यह सोचकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अगर कोई मुझे इस तरह चोरी से ऊपर जाते देख ले तो मुझे ही कातिल समझेगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, धाड़, उफ, ढिसुम, आह, शायद मैं कातिल के पंजों में फंस गया हूँ, आह। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके दोनों हाथ कातिल के पहलू में मारे। ढिसुम, उफ, धाड़, धड़ 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 धाड़, आह, आई। अचानक पूरी हवेली एक चीख से गूंज उठी। ओह, यह तो दिलदार चाचा की चीख है। राजन, क्या यह तुम हो? विजय, तुम ऊपर क्या करने गए थे? मैंने तुम्हें कातिल समझा था। मैं कातिल की खोज में निकला था। तभी प्रताप सिंह हॉल में प्रविष्ट हुआ। कौन चीखा? फिर कोई कत्ल हुआ है शायद। चीख दिलदार चाचा की थी। प्रताप सिंह तुरंत ऊपर के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। चलो हम भी देखते हैं। दिलदार चौधरी के कमरे में। चौधरी साहब, चाचा जी। ओह नो, मैं तो इन्हें ही कातिल समझ रहा था। तभी सुधीर और लता भी अपने बच्चे के साथ वहां पहुंच गए। क्या हुआ? चाचा जी चले गए? सुधीर, नहीं। अचानक प्रताप सिंह उनकी ओर घुमा। तुम सब लोग नीचे चलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चलो, हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। नीचे हॉल में आकर सब बैठ गए, लेकिन प्रताप सिंह खड़ा रहा। तुम ही लोगों में से किसी ने मेरे मालिक को मारा है। कातिल या तो खुद सामने आ जाए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम खुद भी संदेह से परे हो। तुम खुद भी संदेह से परे नहीं हो सकता है यह सारे कत्ल तुम ही कर रहे हो। मैं बरसों से मालिक की सेवा करता आ रहा हूँ। मैं भला उनकी जान क्यों लूँगा? दौलत के लिए इंसान अपने मालिक को तो क्या बाप कभी कत्ल कर देता है? क्या पता तुम चाचा जी की दौलत पर कब्जा करना चाहते हो। चुप रहे कमीने। ई उफ। राजन तुरंत ही उठा और धाड़, आह। साले, नौकर होकर हाथ उठाता है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा और मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। यह क्या पागलपन है? राजन, होश में आओ। प्रताप सिंह, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। छोड़ दो मुझे। यह व्यक्ति ही मेरे मालिक का कातिल है। जिस समय चाचा जी की चीख उभरी थी वह मेरे साथ इसी हॉल में था। मैं इसके बेगुनाह होने की कसम खा सकता हूँ। ओह, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों आधी रात को हॉल में क्या करने आए थे? हम दोनों कातिल की तलाश में यहाँ आए थे और गलतफहमी का शिकार होकर आपस में लड़ बैठे थे। अचानक प्रताप सिंह नीचे बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। हाय मालिक, किस जालिम ने तुम्हारी जान ले ली? बेचारा, इसे सचमुच चाचा जी की मौत का आघात लगा है। धैर्य रखो प्रताप सिंह, मौत हम सब के पीछे पड़ी हुई है। हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए। मुझे लगता है हम सभी मारे जाएंगे। काश मैं अपने पत्नी और बच्चे को लेकर यहाँ ना आया होता। प्लीज़ आप सब निराश ना होकर धैर्य से काम लेते हुए अपने बचाव की तरकीब सोचें। मेरे मस्तिष्क में एक तरकीब है। हम सब इसी हॉल में एक दूसरे की नज़रों के सामने रहें। इस तरह हम में से कोई एक दूसरे के लिए मुसीबत ना बन सकेगा। अगर किसी को किसी ज़रूरत से जाना भी हुआ तो हम में से एक उसके साथ जाएगा। संभव है इस तरह इन
खूनी वारदातों का सिलसिला थम जाए। यह तरकीब अच्छी है, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकेगा और तूफान रुकते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। सब इस तरकीब पर सहमत हो गए और वहीं हॉल में बैठे रहे। लेकिन कुछ देर हुई हुई थी कि क्या हुआ इसे? दूध की शीशी खाली हो गई, इसलिए रो रहा है। दूध तो किचन में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ खाने पीने का सामान भी ले आएंगे। ठीक है, 2 आदमी जाएं, यही अच्छा है। वह दोनों चले गए तो विजय उठते हुए बोला, मैं उन दोनों के पीछे जा रहा हूँ। प्रताप सिंह हम में सबसे अधिक संदिग्ध व्यक्ति है, दूर रहकर उसकी निगरानी करना चाहता हूँ। यू आर राइट विजय। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। लता उठाकर उसे बहलाने लगी। ना ना, चुप हो जा बेटे, बहुत भूखा है बेचारा। अचानक बच्चे ने रोते रोते मुंह से ढेर सारा दूध निकाल दिया। अरे, इसने तो उल्टी कर दी, आपके सारे कपड़े गंदे हो गए। उफ, आप जरा इसे पकड़े, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। हाँ लाइए। वहाँ वहाँ। चुप हो जा बेटे, मम्मी अभी आ जाएगी। बाथरूम में जाकर लता ने पहले अपनी साड़ी पर लगी गंदगी साफ की, फिर हाथ धो ही रही थी कि आई, उफ, यह चीख किसकी है? वह दौड़कर बाहर आई। ई लता ने पहले अपने बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, फिर पागलों की तरह चीख उठी। आई। उसकी चीख सुनकर विजय दौड़ता हुआ वहां आया। क्या हुआ? ओह राजन। प्रताप सिंह व सुधीर भी वहां पहुंचे थे। ओह माय गॉड, उफ, राजन भी गया? मगर कैसे? तुम लोग तो इसके साथ थे। लता ने रोते हुए उन्हें राजन के अकेले रह जाने का कारण बताया तो प्रताप सिंह ने क्रोध से विजय को देखा। तुम्हें जासूसी करने की क्या जरूरत थी? यही राजन और लता के साथ क्यों नहीं रुके? मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तो समझा था कि राजन और लता एक दूसरे के सामने रहेंगे। मैं इस मनहूस हवेली में एक पल भी नहीं रुकूंगी। कातिल हमारी भी ताक में है, मुझे यहाँ से ले चलो। सुधीर, तूफान के कारण हम बाहर नहीं जा सकते। लता, अगर जान बचानी है तो हमें हवेली से बाहर जाना ही पड़ेगा। बर्फानी हवाएं हमारी जान ले लेगी और फिर हमारे साथ एक मासूम बच्चा भी है। मेरा विचार है यह रात किसी तरह गुजार ली जाए, सुबह होते ही हम हवेली से निकल चलेंगे। ठीक है, लेकिन रात हम सब इस लाश के पास नहीं गुजार सकते। वहाँ से वह एक कमरे में आ गए। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर अभी भी बर्फीली हवाएं जोर जोर से चल रही थी। आखिर शेष रात बिना किसी अप्रिय घटना के बीत गई। सुबह हो गई और बर्फबारी भी बंद हो चुकी है, लेकिन तेज हवाएं अभी भी चल रही है। अब हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। ठीक है, बच्चे के लिए दूध और कुछ खाने पीने का सामान ले लो। अगर हम तूफान में फंस गए तो खाने के सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। लता बहन और विजय खाने का सामान लेने जाएं। मैं सुधीर और बच्चे के साथ यहीं रुकता हूँ। ठीक है, बॉबी को मुझे दे दो और विजय के साथ जाओ। कुछ पल बाद मैं दूध गर्म करके फ्लास्क में भरती हूँ, आप खाने का सामान पैक कीजिए। ठीक है। दूध गर्म होने में 5 मिनट से अधिक का समय लगा था। लता ने फ्लास्क भरकर विजय की ओर देखा। आपका काम हुआ? हाँ। तभी बाहर से चीख की आवाज़ उभरी। हे भगवान! आई ओह! दोनों पागल की तरह बाहर की ओर दौड़े और जब कमरे के निकट पहुंचे, नहीं, ओह नो! सुधीर, बॉबी। लता के पीछे विजय भी कमरे में प्रविष्ट हुआ। सुधीर, यह क्या हो गया? मेरा पति भी गया। सुधीर, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए? विजय भारी मन से लता के निकट पहुंचा। लता बहन, पहले अपने बच्चे को संभालिए। बच्चा? मेरा बॉबी। फिर उसने लपक कर बॉबी को उठाकर गले से लगा लिया। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, अपने बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। सुनिए तो। मगर दरवाजे के निकट पहुंचकर लता को ठोकर लगी। आह लता जी, यह कौन? तभी वहाँ किसी के हंसने का स्वर उभरा। यह कौन हंसा? हा हा हा। फिर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। हा हा हा। उसके मुख से निकलने वाली आवाज़ बहुत ही भयानक थी। न नहीं, हा हा हा। बॉबी अगले ही पल आई। हे भगवान, यह क्या बला है? कुछ देर बाद, न नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम यहाँ मेरी दौलत लेने नहीं आए हो। बच्चे के मुंह से एक भारी पुरुष स्वर निकल रहा था। कौन हो तुम? मैं विक्रम सिंह हूँ, इस हवेली और इसकी सारी दौलत का मालिक। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनो। आज से 30 वर्ष पहले मैं यानी विक्रम सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ इस हवेली में रहता था। शहर का जीवन मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने एकांत स्थान पर यह हवेली बनाई थी और अपनी सारी दौलत समेट कर अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगा था। हमारा जीवन बड़े मज़े से गुजर रहा था। आप यह हलवा तो खाइए, पहले मेरे बेटे को दो। नहीं डैडी, पहले आप। हाँ डैडी। एक दिन यहाँ तेज़ बर्फीली तूफान आया और सारे रास्ते बंद हो गए। उसी तूफानी रात को दिलदार चौधरी नामक दरिंदा हमारे दरवाजे पर आया। मैं तूफान से घिर गया हूँ, रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए साहब। अंदर आ जाओ भाई। तूफान कई दिनों तक
जारी रहा और दिलदार चौधरी हमारे साथ ही रहता रहा। उसने मेरे बच्चों से दोस्ती कर ली थी। अच्छा अजय भैया देखो मेरा घोड़ा कितना तेज चलता है। मेहमानों को घोड़ा नहीं बनाते मूर्ख। मुझे और मेरी पत्नी को वह आदमी भला लगा था, इसलिए हम उसे काफ़ी सम्मान देने लगे थे। दिलदार भैया यह पराठा लीजिए। बस भाभी बहुत खा चुका हूँ, लेकिन वह भला आदमी नहीं था। आज इन सब की आखिरी रात है। खचाक आई खचाक आह ई। लाशों को उठाकर उसने इसी हवेली के तहखाने में दफन कर दी और तहखाने का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। अब इस हवेली और यहाँ की सारी दौलत का मालिक मैं हूँ। इस तरह दिलदार चौधरी इस हवेली का मालिक बन बैठा और मेरी आत्मा तहखाने में कैद बेचैन रहकर बंद दरवाजे में से टकराती रही, लेकिन दिलदार चौधरी के तहखाने का दरवाज़ा कभी नहीं खोला और मुझे बाहर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन 30 वर्ष बाद अचानक रणजीत ने वह दरवाज़ा खोल दिया और मेरी आत्मा आज़ाद हो गई। जैसे ही मैं आज़ाद होकर बाहर निकला, मुझे एक शरीर प्राप्त हो गया। अपनी माँ की गोद से गिरने के कारण बॉबी मर गया था। मैं तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गया और आप बेकार ही घबरा गई थी। गिरने के कारण बच्चा कुछ देर के लिए सकते में आ गया था और आप समझी कि बॉबी तभी से बॉबी के शरीर में मेरा निवास है। अब मुझे पता चला कि दिलदार चौधरी ने अपने सारे रिश्तेदारों को वह दौलत देने के लिए एकत्र किया था जो वास्तव में मेरी थी। तो मैंने दिलदार चौधरी से प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया और एक एक करके उसे और उसके पूरे रिश्तेदारों को समाप्त कर डाला। यहाँ सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे थे जो दिलदार के परिवार से संबंध नहीं रखते थे। एक प्रताप सिंह था, लेकिन दिलावर मेरी दौलत में से उसे भी हिस्सा देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। दूसरे तुम हो। न तो तुम्हारा दिलदार से कोई संबंध था और न ही तुम्हें दौलत मिलनी थी, इसलिए तुम जीवित हो। तो क्या तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे? हाँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। विजय सिर पर पांव रख कर वहाँ से भागा। हवेली से काफ़ी दूर निकल आने के बाद उसने मुड़ कर देखा तो पूरी हवेली में शोले भड़क रहे थे। ओह, विक्रम सिंह ने हवेली को आग लगा दी है। शायद वह अपने दुश्मनों की लाशों व अपनी दौलत की कहानी यहीं खत्म कर देना चाहता था। समाप्त।